हे भगवान, क्या सोचकर मेरी किस्मत लिखी तूने। शादी भी कराई तो ऐसे घर में जहाँ ये काम खत्म ही नहीं होते। हाय मेरी कमर, लगता है आज तो टूट ही जाएगी। घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए नम्रता मन ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। वो गुस्से में ऐसे झाड़ू लगा रही थी जैसे मानो झाड़ू से किसी सांप को मार रही हो। दरअसल नम्रता की शादी सुशील से हुई थी। सुशील की माँ लता अपाहिज थी और वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहती थी। लता के कुल 5 बच्चे थे। एक नम्रता का पति सुशील और उसके अलावा 4 बेटियां, सिया, ममता, रवीना और निशा। इन सब में सुशील सबसे छोटा था। चारों बड़ी नंदों की शादी हो चुकी थी। उस दिन नम्रता की सबसे बड़ी ननद सिया अपने 3 साल के बेटे को लेकर अपने मायके आई हुई थी। सिया के बेटे ने पूरे घर में कचरा फैला दिया था, जिसे साफ करते करते नम्रता थक गई थी। तभी सिया का बच्चा खेलते खेलते उसके पास आ गया। अपनी माँ के दम पर फुदक रहा है ना, मुझे तू अकेले में मिल गया ना, कसम से ये सारा कचरा तुझे ही खिला दूंगी, फिर सारा दिन पॉटी करता फिरेगा। अरे ना ना ना, ये क्या बोल गई मैं। अगर इसे पॉटी लग गई तो भी तो शामत मेरी ही आनी है। इससे बढ़िया तो मैं कचरा ही उठा लूं। हे भगवान, थोड़ी तो दया कर मुझ पर। अकेले में क्या बड़बड़ा रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस रेहान को देख रही थी। कितना प्यारा है ना ये। हाँ वो तो है ही। बेटा रेहान, जाओ जाकर मामी को किस्सी कर दो। नहीं मामी, गंदी। बच्चे की बात सुनकर नानी जोर जोर से हंसने लगे, जबकि नम्रता अपनी बेइज्जती से और ज्यादा जल भुन गई। लेकिन अपनी सास के सामने वो भी झूठ मूठ हंसने लगी। पूरे 15 दिनों तक मायके में रहने के बाद सिया अपने ससुराल वापस चली गई। तब जाकर नम्रता को कुछ राहत मिली, लेकिन अपनी सास के सामने नंबर बनाने के लिए वो उदास होते हुए बोली, माँ जी, सिया दीदी चली गई तो कितना सूना सूना लग रहा है ना। हाँ मन लगा रहता था, पर तू चिंता मत कर। परसों ममता अपने दोनों बच्चों के साथ आ रही है। वो कह रही थी कि इस बार 10 दिन तो रुक कर ही जाएगी। अच्छा, अरे वाह, अब बढ़िया रहेगा। फिर तो बहुत बढ़िया रहेगा। नम्रता मन मारकर अपनी सास से झूठ बोल रही थी। सिया और उसके बच्चे के जाने की सारी खुशी 1 सेकंड में काफूर हो गई थी। 2 दिन बाद ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। उसके दोनों बच्चे बहुत ही शैतान थे। वो दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाते और गंदगी फैलाते। नम्रता बस उन्हें देखती और खून के घूंट पीकर रह जाती। किसी तरह 1 हफ्ता बीत गया और ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई। अब नम्रता को चिंता हुई कि कहीं अब उसकी तीसरी ननद रवीना न आ जाए, तो उसने टोह लेने के लिए अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए ना, ममता दीदी के दोनों बच्चों के जाने से घर कैसा सूना हो गया है ना। हाँ पर तू चिंता मत कर, 3 दिन बाद रवीना और निशा दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, और निशा तो पेट से है। तेरे पास उसकी सेवा करने का खूब मौका होगा। वो तो अब बच्चा होने के बाद ही जाएगी अपनी ससुराल। हैं? क्या? सच में? ये क्या बात हुई? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई। नम्रता टेंशन में थी। वो अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी नजर पंखे पर पड़ी। उसने मन बना लिया कि वो उसी पंखे से चुन्नी का फंदा बनाकर लटक जाएगी। गुस्से में उसने एक कुर्सी उठाई और बिस्तर के ऊपर रखी। वो फंदा लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास अपनी व्हीलचेयर से उसके कमरे में आई और बोली, हाँ ये ठीक किया तूने नम्रता। बेटी मेरे कमरे के भी पंखे को साफ कर दे, बहुत गंदा हो रहा है। और सुन, थोड़ा साबुन का पानी ले लेना, देखना चमक जाएंगे पंखे एकदम। हाँ जी माँ जी, अभी करती हूँ। नम्रता ने कुर्सी को साइड में रखा और दूसरे कमरे में चली गई। हे भगवान, ये लोग तो मरने भी नहीं देते। भगवान या तो मुझे उठा ले या मेरी नंदों को उठा ले। कैसी खाली औरतें हैं, अपने ससुराल छोड़कर मायके में मूंग दलने आ जाती हैं। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, मूंग भी मुझे ही दलनी है, वरना माँ जी फिर डांट लगाएंगी। कुछ दिन बाद नम्रता की दोनों नंदे रवीना और निशा मायके आ गई। अब तो नम्रता का काम और भी बढ़ गया। वो दिन रात काम में लगी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अपनी नंदों के बच्चों को देखकर नम्रता इसलिए भी ज्यादा चिढ़ जाती थी क्योंकि शादी के 4 सालों के बाद भी नम्रता खुद मां नहीं बन पाई थी। उसने और उसके पति सुशील ने बहुत इलाज कराया, पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। नम्रता बहुत दुखी रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उधर उसकी चारों नंदों को ये बात पता लगी तो वो भी अपनी भाभी के लिए उदास हो गई। वो चारों जहाँ जहाँ रहती थी वहाँ वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों पर जाकर वो अपनी भाभी के लिए मन्नतें मांगने लगी।
नम्रता की नंदों की दुआएं रंग लाईं और फिर एक दिन नम्रता को पता चला कि वो पेट से है। पूरे परिवार में खुशियां लौट आईं। ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए, पर एक दिन डॉक्टर ने नम्रता से कहा, देखो नम्रता, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बच्चेदानी में थोड़ी दिक्कत है। जरा सी लापरवाही या झटका तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान ले सकता है। इसीलिए अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है और अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है? जी डॉक्टर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। नम्रता ने डॉक्टर से कह तो दिया, पर वो आराम कैसे करे, ये बड़ा सवाल था। उसकी सास लता कोई भी काम करने की हालत में नहीं थी। इसी उधेड़-बुन में वो घर पहुंची तो देखा कि घर में उसकी चारों नंदे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये चारों एक साथ आदम की। लो जी, अब तो हो गया आराम। नम्रता को लगा था कि अब तो उसके लिए काम और बढ़ जाएगा, लेकिन तभी एक ननद उसके लिए पानी लेकर आई। दूसरी ने फौरन उसके लिए फल काटना शुरू कर दिया, तो तीसरी उसके कमरे को ठीक करने लगी। चारों नंदों ने घर का सारा काम संभाल लिया था और ये देखकर नम्रता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये लो भाभी, सेब खाओ। नहीं, उससे पहले ये लो गर्मा गर्म दूध पी लो भाभी। भाभी, इसमें गर्म पानी है, जब भी प्यास लगे तो पी लेना। अब किचन तक चलकर आने की जरूरत नहीं है। अपनी नंदों का प्यार देखकर नम्रता की आंखों से आंसू छलक गए। कुछ दिन बाद नम्रता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके माँ बनने से उसकी नंदों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नम्रता ने उन चारों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा, मुझे माफ कर देना। आप सबकी वजह से ही मेरी बेटी इस दुनिया में आ पाई। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी का नाम आप चारों के नाम पर रखूंगी। सिया दीदी के सी, ममता दीदी के म, रवीना दीदी के र और निशा दीदी के न, यानी सिमरन। अब सब ठीक था। धीरे धीरे नम्रता की चारों नंदे अपने ससुराल जाने लगी, लेकिन इस बार नम्रता को वाकई उनके बिना घर सूना लग रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी 4 नंदे सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि उसके सुख दुख की साथी भी हैं। जरा मेरा मेकअप अच्छे से कर दो अंजलि, आज शादी में जाना है। हाँ चाची, आप चिंता मत करो, हम तीनों बहनें मिलकर आपका बहुत अच्छे से मेकअप करेंगी। ये बोलकर अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर उस औरत का मेकअप करती है। उसके बाद वो औरत अपने आप को आईने में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खुश होकर वो अंजलि के हाथ में 500 रुपए दे देती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों बहनें हैं। तीनों बिलासपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो लोग बहुत गरीब है, इसीलिए तीनों बहनें मिलकर गांव की औरतों को सजाने का काम करती हैं। ये काम करते करते उन तीनों को इस काम से प्यार हो जाता है। वो तीनों इस काम में माहिर हो जाती हैं। इसीलिए गांव की औरतें सजने के लिए इन तीनों बहनों को ही हमेशा बुलाती हैं। इसी तरह अंजलि का घर चलता है। मगर अंजलि के पिता मोतीलाल तीनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो अपनी पत्नी बिमला से कहते हैं, बिमला, मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है कि इन तीनों की शादी कैसे होगी। हाँ जी, मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अंजलि अपने दोनों बहनों के साथ आ जाती है और कहती है, क्यों पिताजी, शादी करना जरूरी है क्या? ये तू क्या कह रही है बेटी? अगर शादी नहीं हुई तो लोग उल्टा सीधा कहेंगे। मगर शादी करने के बाद हम काम न कर सके तो? हाँ, हमें ये काम करने में मजा आता है। अरे बेटी, शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तुम लोग बस घर संभालना सीखो, काम तो तुम लोगों के पति करेंगे ना। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, शादी तो करनी ही होगी। अगर जरूरत पड़े तो मैं इस घर को गिरवी रखकर तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। अगले ही दिन उन लोगों के लिए रिश्ता आता है। शहर में कौशल्या नाम की एक औरत रहती है। उसके 3 बेटे हैं, राजीव, राघव और राहुल। कौशल्या अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा की तस्वीरें देखकर कौशल्या अपने बेटों की शादी के लिए हाँ कर देती है और साथ ही साथ दहेज में 3 लाख रुपए भी मांगती है। मोतीलाल अपना घर गिरवी रख देता है और राजीव, राघव और राहुल के साथ अंजलि, माधुरी और अनुराधा की शादी हो जाती है। तीनों बहनें ससुराल चली जाती हैं। ससुराल पहुंचते ही कौशल्या सारे नियम कानून बताने लगती है। ध्यान से सुनो, इस घर के कुछ नियम हैं। तुम लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और उठकर घर का सारा काम करना पड़ेगा। अनुराधा कहती है, माँ जी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मगर मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये सुनकर कौशल्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तो आदत डाल लो।
इस घर में रहना है तो ये सारे नियम मानने पड़ेंगे, नहीं तो इस घर से निकाल दी जाओगी। नहीं माँ जी, वो छोटी है ना, समझती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, ठीक से समझा देना, और मैं जब जो बोलूंगी चुपचाप वो करना, समझ गई? जी माँ जी। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। तीनों घर के काम में जुट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ अंजलि का पति राजीव एक दूसरी लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ है। इस लड़की का नाम पायल है। पायल कहती है, राजीव, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? हम भी शादी करेंगे पायल, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मैंने पता किया है, राघव और राहुल की भी गर्लफ्रेंड है, मगर उन दोनों ने भी माँ के कहने पर उन गांव की गवारों से शादी कर ली। हम तीनों मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर राजीव पायल को समझा देता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मन लगाकर घर के काम करती हैं। सुबह से लेकर रात तक वो तीनों बस काम ही करती रहती हैं और छोटी से छोटी गलती के लिए वो कौशल्या से डांट भी खाती रहती हैं। ऐसा अब हर रोज चलने लगता है, मगर बीच बीच में उन लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम करने की बड़ी इच्छा होती है। अंजलि दीदी, एक बार माँ जी से पूछकर देखो ना, मैं मेकअप करना चाहती हूँ। एक बार बात करो ना दीदी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ बहन। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अंजलि जब कौशल्या से काम करने की इजाजत मांगती है, तब कौशल्या गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अनाप शनाप बात करने की? इस घर की बहुएं कभी बाहर काम नहीं करती, और कभी ये सब मत बोलना। अंजलि समझ जाती है कि काम करने की इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी। उसी शाम को कौशल्या बाहर कहीं जाती है। घर पर बस अंजलि, माधुरी और अनुराधा हैं। तभी उनकी पड़ोसन जानकी चाची वहां पर आती हैं। क्या बात है जानकी चाची, अभी तो माँ जी नहीं है, आप बैठिए, माँ जी अभी आ जाएंगी। अरे देखो ना अंजलि, क्या मुसीबत है, यहाँ एक भी अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। एक था, आज वो भी बंद है। मुझे शादी में जाना है, अब मैं कैसे सजूंगी? ये सुनते ही तीनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। चाची, असल में हम लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम आता है, हम लोग गांव में करते थे, आप चाहे तो हम आपका मेकअप कर सकती हैं। ये सुनकर जानकी बहुत खुश होती है और राजी हो जाती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मिलकर जानकी का मेकअप बहुत अच्छे से करती हैं। जानकी चाची इतनी खुश होती हैं कि तीनों को 3000 रुपए दे देती हैं। ये लो, तुम लोगों ने मेरा हुलिया ही बदल डाला, यहाँ किसी को ऐसा मेकअप करना नहीं आता। और तभी कौशल्या वहां पर चली आती है और अंजलि को पैसे लेते हुए देख लेती है, और ये देखने के बाद कौशल्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग पैसों के लिए मेकअप कर रही हो? मेरी बातों का उल्लंघन कर रही हो? नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कैसा है वो मुझे दिख रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। अरे कौशल्या, गुस्सा क्यों करती है, जाने देना। तू चुप रह जानकी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है और तभी राजीव, राघव और राहुल गले में वरमाला पहने हुए वहाँ प्रवेश करते हैं। उन लोगों के साथ उनकी नई पत्नियां हैं। राजीव कहता है, माँ, पता है आप गुस्सा करेंगे, मगर हमने फिर से शादी कर ली। मैं पायल से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए मैं पूजा से प्यार करता हूँ माँ। मगर गुस्सा होना तो दूर की बात है। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। बिल्कुल सही किया बेटा, ये लोग तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं। मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं तो इन तीनों को अभी निकाल दूंगी घर से। हाँ हाँ, ए अंजलि, निकल जाओ इस घर से। माधुरी, तुम भी निकल जाओ। हाँ हाँ, अनुराधा, तुम भी। मैं आज से मेरी नई बीवी के साथ रहूंगा। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रोने लगती हैं, मगर कौशल्या और बाकी सभी मिलकर उन तीनों को घर से निकाल देते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रास्ते में रात गुजारती हैं और सुबह तीनों की तीनों उल्टियां करने लगती हैं। तभी वहाँ पर जानकी चाची आ जाती हैं और तीनों को अस्पताल लेकर जाती हैं। वहाँ पता चलता है कि तीनों की तीनों प्रेग्नेंट हैं। अंजलि रो पड़ती है, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पेट में बच्चा है, उसे हम कैसे जिंदा रखेंगे? अंजलि, तुम लोग मेरी बेटियों के जैसी हो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। तुम तीनों मेरे घर में मेरे साथ रहोगी और मैं घर के बाहर एक ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। तुम लोग वहाँ काम करना, देखना औरतों और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तीनों को सहारा मिलता है। वो तीनों जानकी चाची के घर रहने लगते हैं। घर के बाहर पार्लर भी खुल जाता है और तीनों वहाँ काम करने लगती हैं। जानकी चाची ने सही कहा था, यहाँ अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है, इसीलिए तीनों बहनों के पार्लर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तीनों बहनें मन लगाकर काम करती हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। इसी तरह वो तीनों इलाके में फेमस हो जाती हैं। सभी तीनों से प्यार करने लगते हैं। ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है। उधर कौशल्या के घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तीनों नई बहू में बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं।
वो लोग घर का कुछ काम भी नहीं करती हैं, इसीलिए राजीव, राघव और राहुल ऑफिस भी लेट पहुंचने लगते हैं और इसी वजह से तीनों की नौकरी भी चली जाती है। वो लोग कंगाल हो जाते हैं। छी राजीव, तुम्हारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। मैं किसी भिखारी के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। पायल घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही साथ बाकी दोनों बहुएं भी। तब कौशल्या कहती है, बेटा चल अंजलि के पास चलते हैं, सुना है वो तीनों बहुत कमा रही हैं। चल उन तीनों को वापस लाते हैं। कौशल्या और उसके तीनों बेटे अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। सब सुनकर अंजलि कहती है, हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं जाएगी मतलब? मैं तेरा पति हूँ। और मैं तेरी सास। अगर बात नहीं मानी तो मैं मार मार के तुम तीनों को यहीं दफन कर दूंगी। तभी इलाके की सारी औरतें वहाँ पर चली आती हैं। जानकी भी चली आती है। ए कौशल्या, इन लोगों को हाथ मत लगाना। इन लोगों को जब घर से निकाल दिया था तब नहीं याद आया था कि ये लोग तेरी बहुएं हैं? सभी पकड़ लो इन चारों को, अभी पुलिस आती ही होगी। पुलिस आती है और उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तीनों बहनों को इंसाफ मिलता है। कुछ महीनों बाद तीनों की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आता है। ब्यूटी पार्लर के जरिए वो लोग बहुत अमीर हो जाती हैं और ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं।